Hello students, class 10. Once again I am here. In the history, today I am telling you the question and answer of the chapter Nationalism in India. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेंशन द मेजर प्रपोजल, उन प्रस्तावों को बताइए जो गांधी जी विद रेफरेंस टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1921 में स्टार्ट किया था, उसमें गांधी जी ने कौन कौन से प्रस्तावों को रखा था कि जब वो शुरू होगा तो कौन कौन से प्रपोजल किए जाएंगे। तो आंसर इज गांधी जी प्रपोज्ड दैट, गांधी जी ने ये प्रपोज किया, ये प्रस्ताव किया, मूवमेंट शुड बी अपहोल्ड इन फॉलोइंग स्टेजेस। निम्न स्टेजेस में निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या किया जाएगा? सबसे पहला, गांधी ने पहले ही इसका प्रस्ताव बना दिया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर स्टार्ट हुआ तो क्या करेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स हैं, जो यहाँ इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उन लोगों को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा उपाधियाँ मिली है, टाइटल्स मिले हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए? सरेंडर यानी त्याग देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए ब्रिटिशर्स को। तो दैट इज वाई मैनी लीडर्स, मैनी नेशनलिस्ट प्रपोज्ड टू सरेंडर द टाइटल, नीड टू रिटर्न द गवर्नमेंट अवार्डेड। जो भी उपाधियाँ उन्हें मिली थी, जो भी गवर्नमेंट अवार्ड मिला था सरकार से, उसको क्या कर देंगे? वो सरेंडर यानी कि उसको सरकार को समर्पण कर देंगे। एक पहला प्रस्ताव था जिसमें कि हम जानते हैं महात्मा गांधी का क्या विचार था कि डेफिनेटली वो अपनी जो उपाधि जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें दी थी, एज ए अवार्ड उन्हें दिया था, केसर हिंद की उपाधि। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो रिक्रूटमेंट होती थी, गांव से भर्ती कराया जाता था, गांधी जी ने उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था गांव में से लोगों को भर्ती करने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया को ब्रिटिश के साथ लड़ना था, ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ना था, मेरे कहने का अर्थ है। तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई, जिसे वो 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वापस करने का विचार बना चुके थे। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस करना चाहते थे, और जमुना लाल बजाज राय बहादुर की उपाधि, यानी जितने नेशनलिस्ट थे, जितने लीडर्स थे, वो लोग इस टाइटल को सरेंडर करना चाहते थे। पहली बात। नंबर 2, देयर शुड बी ए बॉयकॉट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। वो स्कूल और कॉलेज, जितने विद्यालय हैं और कॉलेज हैं, उनका बहिष्कार करेंगे। वो जितने गवर्नमेंट के द्वारा जो अंडर गवर्नमेंट चलते हैं, जिनमें गवर्नमेंट चलाती है जिन्हें, उनका बहिष्कार करना चाह रहे थे वो। एंड विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम देयर, और अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकालना चाहते थे। ठीक। नंबर 3, देयर शुड बी ए बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। जितनी सिविल सर्विसेज थी, जितनी जो सिविल जॉब्स थी लोगों की, चाहे वो हम किसी सिपाही की कहें या किसी अदर लॉयर्स की कहें, जितनी भी अदर जो सिविल सर्विसेज थी, उनका बहिष्कार किया गया, सिविल सेवाओं का। आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आर्मीज थी, पुलिस थी, जो सिपाहीज थे, उन लोगों ने जॉब छोड़ दी। कोर्ट का बहिष्कार किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी किया गया। ये प्रस्ताव रखा गया। अगला पॉइंट, देयर शुड बी ए बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो विदेशी वस्तुएं थी, जितनी विदेशी वस्तुएं प्रयोग की जाती थी भारत में, ये प्रपोज किया गया कि इन सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए, इन्हें भारत में यूज नहीं करनी चाहिए। और इस तरीके से इस बहिष्कार के कारण, रेगुलर बॉयकॉट के कारण, जो ब्रिटेन का इकोनॉमी था वो लगभग आधी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो उद्योगपति थे, ट्रेडर्स थे, वो भी उन सामान को न खरीदना चाहते थे न बेचना चाहते थे। उन्होंने भी सपोर्ट किया था मूवमेंट को। इस तरीके से इन प्रपोजल के साथ गांधी जी ने एक विजन तैयार किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने में वो इन तरीकों को अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट सिचुएशन वेर रिस्पॉन्सिबल। ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो उत्तरदायी मानी जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए? आखिर
इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ और खिलाफत मूवमेंट, क्या कारण रहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा गांधी जी ने? ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनके कारण गांधी जी मजबूर हो गए भारत में ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट न करने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को क्यों बॉयकॉट किया गया? आइए जानते हैं। पहला जो कारण है सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का, पहला जो कारण था, पहला सबसे फर्स्ट, सिचुएशन क्रिएटेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्थितियां जो खराब होने लगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही से ही होने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, हम जानते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1914 टू 1918। आप लिखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एग्रीमेंट। इससे क्या हुआ, जो रक्षा खर्चा थे डिफेंस के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ ब्रिटेन का। विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे, इसमें जो खर्चा हुआ, इंक्रीजिंग टैक्सेस, वो कैसे पूरा किया? विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्स को लगा के और युद्ध के लिए फाइनेंस लेके। नहीं समझ रहे हैं? युद्ध के लिए पैसा लेना पड़ा, युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन को पैसा लेना पड़ा, अमेरिका के वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ा। तो इस तरीके से जब उन्हें पैसा लेना पड़ा तो द क्रेडिट एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, क्योंकि इस लोन की भरपाई और इस युद्ध की भरपाई ब्रिटेन को कैसे की? ब्रिटेन ने बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, उन्होंने यहाँ पर टैक्स और रेवेन्यू लगा दिए। इससे क्या हुआ? क्रिएटेड एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ हो गई। जो आम लोग थे उन लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। उन्हें तो लग रहा था कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 4 साल तक तो चलेगा ही नहीं। फोर्स रिक्वायरमेंट किया गया, यानी कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होते हैं, भर्ती, आर्मी में भर्ती किया गया रूरल एरिया से। अब जो नहीं भी जाना चाहता था उसको भी फोर्सली गांव से भर्ती किया गया सेना में। एंड कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, और इस कारण से सब हर जगह पर एक क्रोध फैल गया, जन आक्रोश फैल गया। जब गांव गांव से फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाने लगा आर्मी के लिए कंपलसरी कर दिया गया, इस वजह से गांव में जन आक्रोश फैल गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वैसे ही कम परेशानियां नहीं थी, टैक्स इतने ज़्यादा लगा दिए थे क्योंकि युद्ध जो लड़ना था ब्रिटेन ने, ऊपर से लोन लिया था उसने और टैक्स अलग लगा दिए थे, और गांव से लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। इन सब कारणों से, इन परेशानियों से लोग दब चुके थे। और इन 1918, 1919 में और 1920 और 21, याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया, 1918 से 1919 और 1920 और 21, यानी कि इन 4-5 सालों में क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो फसल थी वो देश के कई हिस्सों में क्या हुई? देश के कई हिस्सों में फसल बर्बाद हो गई, यानी कि फेल्ड हो गई। क्लाइमेटीज के कारण या सूखे पड़ने के कारण 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो फसल थी वो देश के कई हिस्सों में क्या हुई? बर्बाद हो गई। इंडिया और रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज, और जब फसल बर्बाद हो गई, एक और तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा लगा दिया, टैक्स जो भरना है, दूसरी ओर से गांव-गांव से फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, भोजन की कमी हो गई है हर जगह पर, स्टारवेशन, भूखमरी जैसी नौबत आ गई थी। और मैं कहना चाहूँगा एक आपदा आ गई थी, क्लाइमेट हम कह सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल
पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक, और कहीं ना कहीं एक महामारी जैसी फैल गई। एक तरफ भोजन की कमी, दूसरी ओर महामारी जैसी, और अकाल पड़ गया तो कई सारे लोग इसमें मारे गए। मिलियंस ऑफ पीपल पेरिश एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। जहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, भूखमरी थी हर जगह पर, भोजन अवेलेबल नहीं था, हार्डशिप जो परेशानियां थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी, और पीपल को ये लगता था दैट हार्डशिप वुड एंड, परेशानियां खत्म हो जाएंगी आफ्टर द वॉर, युद्ध खत्म होते ही। लेकिन वहां तो देखा 18 के बाद कहीं रॉलेट एक्ट लगा दिया गया, कहीं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो रही है, कहीं पर फेमाइन्स आ रहा है, स्टारवेशन हो रही है, क्रॉप फेलियर के कारण फूड की शॉर्टेज अलग हो रही है, तो परेशानियां कम नहीं हुई। तो लोगों को जो लगता था कि युद्ध के बाद खत्म हो जाएंगी, इट डिड नॉट हैपन। और इस जन आक्रोश से जो जनता जो थी बहुत दुखी थी, इस तरह की जो कंडीशंस बनी थी। दूसरा कारण रॉलेट एक्ट। ठीक 1919 में द रॉलेट एक्ट वाज अ लॉ ऑफ रिप्रेशन, यानी कि एक दमन करने का कानून था ये रॉलेट एक्ट, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने 18 मार्च 1919 को बनाया था। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास, बहुत जल्दबाजी में ये पास किया गया, बहुत जल्दबाजी में इसको लागू किया गया थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर, जबकि इंडियन मेंबर्स ने इसका अपोज किया था इस रॉलेट एक्ट का। क्योंकि रॉलेट एक्ट को लागू करने के पीछे क्या था, वो जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो लीडर्स थे, उनको वो क्या करना चाहते, रिप्रेशन, डोमिनेट करना चाहते थे, उनको दबाना चाहते थे, क्रश करना चाहते थे अपनी नीतियों के द्वारा, अपनी पॉलिसीज के कारण। इस कारण से उन्होंने रॉलेट एक्ट जल्दबाजी में पास किया। यूनाइटेड अपोजिशन के बाद भी, यूनाइटेड ने जो काउंसिल थी उसमें इंडियन मेंबर के द्वारा अपोजिशन करने के बाद भी क्या किया गया, इसे लागू किया गया। रॉलेट एक्ट में मैंने बताया ब्रिटिशर्स जो आर्मी थी उसको ज़्यादा पावर दी गई, इनॉर्मस पावर मिल गई उसे। इसके तहत डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते थे ये, और ब्रिटिशर्स पुलिस किसी के भी घर में छापा मार सकती थी, किसी के भी घर की तलाशी ले सकती थी, और किसी को भी सस्पेक्ट के बेस पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल पे रख सकते थे। तो तभी महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा था। काला कानून तो इसे कहा, काला कानून तो था ही, गांधी जी इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये एक नेशनलिस्ट को डोमिनेट करने का कानून था, सीधा साधा। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, बहुत असीमित शक्तियां दे दी। पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो भी यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई इस एक्ट के द्वारा। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, किसी भी राजनीति जो कैदी था उसको डिटेंशन किया जा सकता, कैद में रखा जा सकता था बिना उस पर मुकदमा चलाए 2 साल तक। 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में रखना बिना उस पर ट्रायल मुकदमा चलाए। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी कहा गया कि बिना अपील ही नहीं कर सकता है, वकील के माध्यम से दलील नहीं दे सकता, दलील वकील करेगा। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून का इस रॉलेट एक्ट को, जिसमें किसी के भी घर में छापा मारा जा सकता था, घर की तलाशी ली जा सकती थी, और घर से किसी भी व्यक्ति को एक सस्पेक्ट, संदेह के बेस पर गिरफ्तार करके 2 साल तक उसको जेल के अंदर डाल दिया जा सकता था। तो गांधी जी तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट आ गए, और उन्होंने सब नेशनलिस्ट लोगों को इकट्ठा किया। इस रॉलेट एक्ट के कारण भी हर जगह पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, लाठीचार्ज हुई, हिंसात्मक कार्रवाई हुई, स्ट्राइक्स की गई कई दिनों तक। तो एक तीसरा कारण क्या था,
दो कारण हम जान चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, दूसरा रॉलेट एक्ट के कारण सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तीसरा कारण था जलियांवाला बाग मैस्क्री। तो जलियांवाला बाग मैस्क्री था नरसंहार ऑन 13 अप्रैल 1919। वेरी फेमस जलियांवाला बाग मैस्क्री टुक प्लेस। एक बहुत बड़ी जो प्रसिद्ध घटना है जलियांवाला बाग मैस्क्री, जो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी, हम सभी को पता है। दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से एडेड फ्यूल टू फायर, यानी कि एक आग में घी डालने का काम किया, आग में ईंधन डालने का काम किया, जिसे कहते हैं आग में घी डाल दिया। बहुत ज़्यादा भड़क गई, हिंसा हर जगह भड़क गई। इन जलियांवाला बाग में पीपल हैड गैदर टू सेलिब्रेट बैसाखी। लोग क्या थे? बैसाखी मनाने आए थे पंजाब के अमृतसर में। जनरल डायर, और तभी जो जनरल डायर था वो आ गया। अब जनरल डायर इसलिए भी आ गया था, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मार्शल लॉ लागू कर दिया था, क्योंकि पंजाब में पुलिस के कंट्रोल में नहीं रह गई थी सिचुएशन। तो जब सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहती है और पुलिस से वो पावर आर्मी को दी जाती है, और आर्मी किसी जगह पर कस्टडी, वहाँ पर आर्मी आती है, आर्मी को पावर दी जाती है, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। यानी कि पावर पुलिस से लेके आर्मी को दे देना। ऐसा कब होता है? जब पुलिस उस जगह पर सिचुएशन हैंडल करने में नाकामयाब होती। तो मार्शल लॉ लागू कर दिया था, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। तो जनरल डायर, पीपल हैज गैदर्ड, लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करने आए थे बैसाखी, और जनरल डायर आ गया क्योंकि उसी को कमान दी गई थी पंजाब की। इंटर द पार्क, और जलियांवाला बाग में वो इंटर हुआ, एंड ऑर्डर्ड और फायर किलिंग मैनी पीपल, और कई सारे लोगों को ऑर्डर किया, उसे मार दिया कई सारे लोगों को। बाद में उसने, जनरल डायर ने एक्सक्यूज दिया, बोला जाता है कि उसने ये बोला कि वो लोगों को मारना उसका इंटेंशन नहीं था, कई सारे लोग इसमें इंजर्ड हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसका ये तर्क था कोर्ट में कि वो लोगों में टेरर क्रिएट करना चाहता था, यानी डर, भय बिठाना चाहता था। ये एक्सक्यूजेस थे उसके द्वारा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरे भारत में हर जगह पर एक्टिविटीज़ हुई है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोग सड़कों पर आ गए, आग बबूला हो गए। और मैंने आपको बताया था कि वहीं पर एक खिलाफत मूवमेंट भी चला यहाँ पर, क्योंकि जो पूरी दुनिया का मुस्लिम नेता था खलीफा, टर्की, जो ऑटोमन बिस्मार्क की जो बिस्मार्क नहीं, ऑटोमन जो था खलीफा, उसकी हार के साथ ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी हार हुई, इसकी जो पावर्स थी वो घटा दी गई खलीफा की। तो खलीफा की पावर घटने के कारण, क्योंकि ये जो खलीफा था पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक नेता भी था, जैसे पोप होता था क्रिश्चियन का इटली में, ऐसे ही इसकी पावर थी, इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के मुस्लिम्स भी खलीफा के फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए। तो यहाँ पर भी खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पर जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन लोगों ने खिलाफत की। तो महात्मा गांधी ने इस खिलाफत मूवमेंट्स को भी अपने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ना चाहा था। इस तरीके से, इन कारणों से महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना पड़ा। ये 3 पॉइंट्स थे जिनमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या स्टारवेशन की नौबत आ गई, फूड की शॉर्टेज हो गई, और हर जगह पर फेमाइन, अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई, एपिडेमिक हो गया, और युद्ध खत्म होने के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, हैवी टैक्स उन्हें देना पड़ा, और वो टैक्स नहीं चुका पाते थे क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी थी, भोजन नहीं था, और दूसरा एपिडेमिक अलग फैल चुका था। और इस एपिडेमिक जो महामारी फैली थी, इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया इंडियंस पीपल्स के लिए, जिस कारण भी लोगों में जन आक्रोश था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस तरीके से हमने इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं, आई होप यू अंडरस्टूड।